पटना डीटी ऑफिस में दलालों का बोलबाला ऐसा है, आपका एक भी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं हो सकता है। जो डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए लोग देख रहे हैं वो डीटीओ साहब को दिखाई नहीं देता होगा। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। भैया बिना आपकी जानकारी के हो जाएगा? बिना चाशनी में हाथ दिए हुए मुंह मीठा हो जाता है, दूर से ही करते हैं कि मुंह मीठा हो जाता है। पटना के डीटीओ साहब अपने डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड उत्तर प्रदेश के किसी जिले में एक्टिवेट रहता है। राजस्व सिर्फ पटना डीटीओ कार्यालय ने शपथ लगाया बिहार की गरीब जनता को, बिहार सरकार को, और कार्रवाई क्या हुई इन लोगों पे? सिर्फ ये डाटा ऑपरेटर 4 हट गए। उनको नहीं दिखता कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और पटना डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए अधिकारियों को नहीं दिखता कि भ्रष्टाचार है। लेकिन एमबीआई साहब, असिस्टेंट डीटीओ साहब, डीटीओ साहब और उसमें सम्मिलित जितने भी लोग थे वो सब बैठे हुए हैं पटना के कार्यालय में, अभी भी वैसे ही बैठे हुए जैसे वो बैठे हुए थे। डीटीओ साहब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं, चाहे पहले वाले डीटीओ एमबीआई हो या आगे वाले डीटीओ एमबीआई हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारे पास इसका साक्ष्य है, बिना साक्ष्य के धीरज पराशर कुछ भी नहीं बोलता है। बहुत कुछ दिमाग खा पाया इस पे। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में बिहार की जनता हमारा साथ दे। ऐसे ही हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही किसी को कोई जान से मारने की धमकी देगा? किसी को लग रहा है कि उसके भ्रष्टाचार का पोल धीरज पराशर धीरे धीरे करके खोल रहा है, देशवा ट्रांसपोर्ट खोल रहा है। धीरज पराशर और देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट, किसी भी सूरत हाल में इन 4 का तो जो हुआ वो हुआ। ये जो 4-5 बैठे हुए हैं, इनको आगे आने वाले दिनों में बेनकाब करेगा और परत दर परत हर दिन एक नया रिपोर्ट आपके लिए लेके आएगा। इस पूरे चोरी की जो हजारों करोड़ का हो सकता है, ठीक है, इस पूरे चोरी का देख रेख का और जांच का जिम्मा दे दिया गया। गलती तो डाटा एंट्री ऑपरेटर किया, तो इसको क्या कर दिया गया? इसमें से 4 से 5 आदमियों को क्या कर दिया गया कि वो अनुबंध पे था, सरकारी नौकर नहीं था, वो अनुबंध पे था, तो उसको निकाल दिया गया। और ये आदमी, ये डीटीओ हो गए, एमबीआई हो गए, या जो भी उस जांच में थे, ठीक है, ये आज तक बचे हुए हैं और बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में नौकरी कर रहे हैं। कोई आरा में एसडीओ साहब बन के फिर बैठे हुए हैं, कोई डीटीओ साहब बन के गया बैठे हुए हैं। मैं बारी बारी से सबका नाम भी बताऊंगा अगले एपिसोड में जब वो लोग आएंगे। इसमें भी एक झोल है, पटना डीटीओ ऑफिस से बहुत सारा प्रिंटर भी चोरी हुआ है। डीटीओ पटना पे ही सारा इल्जाम आएगा। हमने कैसे बिहार के गरीब जनता का पैसा लूट के चंडीगढ़ से लेके, कंकड़बाग से लेके और भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में कैसे अपने खरबों की प्रॉपर्टी बनाई है, और उनके दलाल, उनके गुर्गे जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं। या फिर मैं पटना के कंप्यूटर ऑपरेटरों का भी नाम बताऊंगा, जिसका एक नेक्सस चल रहा है, नागालैंड से लेके, मेघालय से लेके पटना तक, गया तक, मतलब पूरी एक टीम है। उनके नाम पे कितने बेनामी संपत्ति है। गलती किनकी? परिवहन पदाधिकारियों की। भुगते कौन? कंप्यूटर ऑपरेटर। सम्मिलित वो भी थे, अच्छा हुआ उन पे कार्रवाई हुई, लेकिन परिवहन विभाग के कर्मचारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? डीटीओ पे, एमबीआई पे, कंप्यूटर ऑपरेटर तो था, एडीटीओ पे, इस सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिहार सरकार से देशवा ट्रांसपोर्ट ये मांग करता है अविलंब इन सबों की बर्खास्तगी करते हुए इनके संपत्तियों की जांच की जाए, सलाखों के पीछे पहुंचाइए, इनके संपत्तियों को जब्त कीजिए और उन पैसों को बिहार की गरीब जनता के लिए लगाइए। सैकड़ों कंप्यूटर ऑपरेटर जो हर जिले में बैठे हुए हैं, उनके जन्म कुंडली को खंगाल के मैं रख दूंगा। जिसने बिहार की जनता के पैसे को लूटा है उसको हर हाल में वापस करना पड़ेगा, उसको रो के वापस करना पड़ेगा, हंस के वापस करना पड़ेगा। भैया पैसा तो बिहार की जनता का है ना। डीटीओ साहब ने क्या किया कि इस कार्ड को, इतना जो प्रोसेस हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एमबीआई साहब ने किया, वेरीफाइड कर दिया, ये डीटीओ के आईडी से हो गया, उसके बाद अप्रूवल के लिए डीटीओ साहब के पास गया, डीटीओ साहब ने अप्रूव कर दिया, फिर कार्ड प्रिंटिंग के लिए आया, कार्ड प्रिंटिंग हो गया, उसके बाद फिर कार्ड प्रिंटिंग के बाद मास्टर कार्ड से लॉगिन हुआ, तो फिर डीटीओ साहब ने इसको बोला कि डन, इसको कर दीजिए। लेकिन बिहार में ये व्यवस्थाएं हैं कि बाय पोस्ट आपके घर पे आपका ओनर बुक का सिम कार्ड आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये वाहन स्वामी को हस्तगत किया जाता है। हस्तगत का मतलब हो गया कि उनके पास पहुंचाया जाता है बाय पोस्ट। अगर दलालों के पास है, किसी को ऐसे भी मिल जाता है। BS4 और 3 गाड़ियों का जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया, पटना में 1000 से ऊपर गाड़ियां हैं, और पटना ही नहीं, बिहार के बहुत सारे जिले में हुए हैं। मैं दिखाऊंगा आगे आपको। एक पत्र में उन्होंने पटना डीटीओ को लिखा, बोलिएगा तो मैं इसकी जांच करूंगा, और एक पत्र चला गया परिवहन विभाग के पास। लेकिन डीटीओ पटना ने आज तक एक बार भी नहीं बोला ऑडिटर की टीम को, एजी ऑफिस को, कि भैया और आप चेक कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है आप सब इस
खबर को बहुत प्रमुखता से देखिएगा और लोगों को दिखाइएगा भी। और मैं बिहार की परिवहन की व्यवस्थाओं में जो बैठे हुए बड़े पदाधिकारी हैं, जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए मंत्री महोदया हैं, सचिव महोदया हो गए, आयुक्त महोदया हो गई, या सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग इस खबर को प्रमुखता से देखेंगे भी और विधिवत संबद्ध कार्रवाई जो होती है वो करेंगे भी। मैं बात कर रहा हूं वाहन 3 और वाहन 4 मानक की गाड़ियों का पिछले मतलब बैकलॉग में जाके किए गए रजिस्ट्रेशनों के बारे में, जिसका बहुत सारा सबूत देशवा ट्रांसपोर्ट के पास है। इसको मैं दिखाऊंगा आगे। लेकिन आप इस परिभाषा को ऐसे सोचिए, हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन लोग इस खबर को भूलने लगे थे और सरकार की और बिहार की 14 करोड़ जनता के पेट पे जो लात मारा जा रहा था ना, जो उनके हिस्से की हकमारी, जो उनका खुद का पैसा था, जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, दवाई के लिए जो पेमेंट उनका होना था, जो उनपे खर्च होना था, उनको परिवहन के पदाधिकारियों ने, पटना डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए भ्रष्ट दलालों ने, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के एक तरीके से बोलिए संरक्षण में ही यह फलीभूत हो रहा था। चाहे पिछले वाले डीटीओ साहब हो या ये डीटीओ साहब हो, चाहे पिछले वाले एडीटीओ हो, एमबीआई हो, या अभी वाले वर्तमान क्यों ना हो। मैं बात करूंगा वाहन 4 और वाहन 3 के गलत तरीके से किए गए रजिस्ट्रेशनों के बारे में, जिसकी संख्या 1000 से ज्यादा है। जी, जिसकी संख्या 1000 से ज्यादा है। और मैंने कोशिश किया है कि आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको टेक्निकल चीज की समझ नहीं होती है, हमको भी 2-3 दिन लगा समझने में। समझे तो लगा कि एक चार्ट बना के आप लोगों के सामने बेहतर तरीके से समझाएं, जिससे कि बिहार की जनता, भारत की जनता, आप ये बताइएगा कि इसमें परिवहन के पदाधिकारियों पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और बिहार के परिवहन विभाग में बैठे हुए बड़े अधिकारियों ने अभी तक इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की, ये कैसे बचे हुए हैं, ये कैसे भिन्न भिन्न जिलों में पदस्थापित हैं, फिर भी कोई एसडीएम बन के बैठे हुए हैं, कोई डीटीओ बन के बैठे हुए हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। चलिए मैं आपको पहले एक रोड मैप, एक चार्ट बना के दिखाता हूं, और किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि भाई ये हमसे नहीं हुआ, ये फलाना से हुआ। चलिए आपको एक रोड मैप बना के बताता हूं मैं, जिससे आप ये समझ पाइएगा बेहतर तरीके से कि क्या वास्तविकता है। चलिए चलते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, हमने जो कोशिश की है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि काफी स्टडी करने के बाद जो ज्ञान हमारे पास था, मैंने भरपूर उसका इस्तेमाल करके बिहार के एक एक नागरिकों को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से फर्जी तरीके से, किस तरीके क्या होता है, फर्जी तरीके से वाहन 3 और वाहन 4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। और 2-3 कर्मचारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, सिर्फ ये कंप्यूटर ऑपरेटर थे, इन पे गाज गिरा के इनको नौकरी से हटा के कैसे डीटीओ साहब, एमबीआई साहब और उनके द्वारा पाले गए लोगों को बचा लिया गया। और फिर 2-4 कंप्यूटर ऑपरेटर, जो फिर से मैं कह रहा हूं सरकारी कर्मचारी नहीं थे, गलती किनकी, परिवहन पदाधिकारियों की, भुगते कौन, कंप्यूटर ऑपरेटर, सम्मिलित वो भी थे, अच्छा हुआ उन पे कार्रवाई हुई। लेकिन परिवहन विभाग के कर्मचारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं, डीटीओ पे, एमबीआई पे, कंप्यूटर ऑपरेटर तो था, एडीटीओ पे, इस सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं 5 तरीके, देखिए मैंने 5 तरीके जो इजाद किया है, आप इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। पहले आप ये समझिए कि ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। फ्लो चार्ट का मतलब हो गया कि जो बैक तरीके में कैसे कैसे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया गया, आप इस बात को समझिए। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और किनके किनके माध्यम से अप्रूवल दिया जाता है, मतलब कौन को सत्यापित करते हैं, कौन बताते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप इसको बेहतर तरीके से समझिए। एक फ्लो चार्ट बैकलॉग एंट्री का फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जो होता है ना, ये पहला कदम ये होता है कि आप किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को पेपर दिए, अपना लेके पेपर दे दिए, पेपर रखा हुआ है। पेपर रखने के बाद वो क्या करते हैं कि आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास, ये पहला कदम होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास, जिनके यूजर आईडी और पासवर्ड से, बात को अच्छे से समझिएगा, ये अधिकार सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास है, इनका यूजर आईडी और पासवर्ड से ये क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में इसको, अपने कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर इनको दिया गया है जहां पे इनका यूजर आईडी और पासवर्ड एक्टिवेट है, वहां पे जाके ये उसको
डालते हैं, उस पेपर को डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, पेपर को डालने के बाद ये चलाता है दूसरा कदम। एक हो गए पहले नंबर डाटा एंट्री ऑपरेटर साहब जो आपको कंप्यूटर में डाल दिए, दूसरा होता है वो आता है स्टेप एमबीआई साहब के पास, समझिए बढ़िया से, वेरिफिकेशन के लिए। अब वेरिफिकेशन क्या होता है इस बात को समझिए, जब तक आप फिजिकल रूप से किसी भी गाड़ी को देख नहीं लेते, वेरीफाइड नहीं कर लेते, संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। और अगर आपने ये चीज किया, अगर एमबीआई ने ये चीज किया तो ये उन्होंने देख के किया होगा, और अगर देख के किया तो फिर जानबूझ के किया होगा। जो बैकडेट एंट्री की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये उन्होंने जानबूझ के किया। अब यहां से वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, वेरिफिकेशन किसके आईडी से हुआ, एमबीआई साहब के आईडी और पासवर्ड से। फिर से बात को समझिएगा, BS4 और 3 गाड़ियों का जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया पटना में, 1000 से ऊपर गाड़ियां हैं, और पटना ही नहीं बिहार के बहुत सारे जिले में हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है। अब एमबीआई साहब ने क्या किया कि इसको वेरीफाइड कर दिया, बोले कि सही है भैया, अब इसको जाने दो आगे। ये किसके पास आ गया, अप्रूवल के लिए, ये आ गया पटना डीटीओ के पास, क्योंकि बात अभी मैं पटना डीटीओ कार्यालय की ही कर रहा हूं। ये आ गया अप्रूवल के लिए पटना डीटीओ के पास। अप्रूवल का मतलब हो गया कि सहमत हो भैया, आपका सब कुछ सही है, आगे हम इसको बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीटीओ साहब ने बोला कि यस डन, ठीक है, डीटीओ साहब ने अप्रूव्ड कर दिया। अब ये डीटीओ साहब के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हुआ, ठीक है। यहां पे एक चीज और होना चाहिए जो मैं जानता हूं कि एडीटीओ, ठीक है, एडीटीओ के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से भी उसको वेरीफाइड किया गया, और कितने गाड़ियों का किया गया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एडीटीओ के बाद फिर आगे डीटीओ साहब, इनका भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। अब लॉगिन आईडी और पासवर्ड में फिर से कहता हूं, बात को समझिए, आपके मोबाइल में अगर कोई पिन नंबर दिया गया है, उस पिन नंबर को हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक आप हमको नहीं बताइएगा। उस पिन नंबर को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जब तक मेरी सहमति नहीं हो, हमारे फोन को कोई कैसे छू सकता है। इसमें डीटीओ ऑफिस पटना कि ये सारी कार्यस्थानी, और इसमें फाइनल अप्रूवल हो गया एमबीआई साहब का, अप्रूवल हो गया उसके बाद डीटीओ साहब का और एडीटीओ का, ठीक है। यहां पे आप समझे कि एडीटीओ पहले समझिए, फर्स्ट स्टेप हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आपके गाड़ी में पेपर का सबमिट कर दिया पेपर को, फिर आ गया वेरिफिकेशन के लिए एमबीआई साहब के पास जो फिजिकल रूप से गाड़ियों को देखते हैं, उन्होंने नहीं देखा, फिर आ गया एडीटीओ के पास, फिर आ गया डीटीओ साहब के पास, ठीक है। डीटीओ साहब ने इसको अप्रूव्ड कर दिया कि डन। अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं कार्ड प्रिंटिंग के लिए, जो आप लोगों के हाथ में ओनर बुक मिलता है ना, उसकी प्रिंटिंग के लिए डीटीओ साहब ने यहां पे इनको बोल दिया, ठीक है। अब ये चौथा कदम जो आता है, ये आता है कार्ड प्रिंटिंग हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये फिर चला आया डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास जो कार्ड प्रिंटिंग करते हैं। इसमें भी एक झोल है, इसमें भी एक झोल है। पटना डीटीओ ऑफिस से बहुत सारा प्रिंटर भी चोरी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास सारा साक्ष्य है। देशवा न्यूज है, देशवा ट्रांसपोर्ट, धीरज पराशर कुछ भी बेवजह नहीं बोलता है, मैं इसको साबित कर दूंगा, ठीक है। ये कार्ड प्रिंटिंग हेतु आ गया डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास। अब ये ऑपरेटर साहब क्या कर दिए कि कार्ड प्रिंटिंग के लिए डन कर दिए, कार्ड प्रिंट करके फिर रखा गया वो। उसके बाद फिर चला जाता है पांचवा कदम और अंतिम कदम इसको कहिए। ये क्या होता है कि कार्ड प्रिंटिंग के पश्चात दो मास्टर कार्ड, एक कार्ड जैसे होता है ना आपका कि एक अगर गूगल पे फोन पे आप लोग यूज कर रहे हैं, एक होता है खोलने के लिए, उसका ऐप खोलने के लिए, ठीक है, जो 4 डिजिट 5 डिजिट जो भी होता है वो, और दूसरा होता है जब पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, एम पिन उसको कहते हैं। वो एम पिन का मतलब हो गया कि मास्टर पिन, ये आप मास्टर पिन दीजिएगा तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इस चीज को आप समझिए, कार्ड प्रिंटिंग के पश्चात ये आ गया, इस चीज को समझिए, कार्ड प्रिंटिंग के पश्चात दो मास्टर कार्ड से, मतलब इसमें दो पदाधिकारी रहते हैं जिनको मास्टर कार्ड का सारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके पास रहता है। एक हो गए उसमें से प्रधान सहायक, ठीक है, और दूसरे हो गए पटना के डीटीओ ऑफिस के डीटीओ साहब, ठीक है। अब डीटीओ साहब ने इसमें क्या किया, डीटीओ साहब ने क्या किया कि इस कार्ड को, इतना जो प्रोसेस हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एमबीआई साहब ने किया, वेरीफाइड कर दिया, ए डीटीओ के आईडी से हो गया, उसके बाद अप्रूवल के लिए डीटीओ साहब के पास गया, डीटीओ साहब ने अप्रूव्ड कर दिया, फिर कार्ड प्रिंटिंग के लिए आया, कार्ड प्रिंटिंग हो गया, उसके बाद फिर कार्ड प्रिंटिंग के बाद मास्टर कार्ड से लॉगिन हुआ, तो फिर डीटीओ साहब ने इसको बोला कि डन, इसको कर दीजिए। जो हम लोग देखते होंगे जब एम परिवहन या कोई आपने देखते हैं ऑनलाइन जो शो करता है, तो ये प्रोसेस जो होता है ना, इसके बाद मतलब डीटीओ साहब ने फाइनल मास्टर
कार्ड जो होता है, मास्टर लॉक, मास्टर पिन, आप इसको जिस सरल भाषा में समझिए समझ सकते हैं। ये डीटीओ साहब ने इसको अप्रूव्ड किया मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड से वो कार्ड में ऑनलाइन एक छोटा सा देखते होंगे पीला टाइप का एक चिप रहता है, आप लोग अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भी देखते होंगे, और वो ओनर बुक में भी रहता है। जब आरसी लीजिएगा ना हाथ में तो उसमें एक चिप रहता है। एक सेकंड में आपको बताता हूं, रुकिएगा। देखिए ये तो एक एटीएम है, लेकिन फिर भी आपके आरसी में भी इस तरीके का मिलेगा आपको। इतना दूर जो मोबाइल के सिम में आपको दिखता है, ये आपको दिखता होगा। इसी में वो सारा आपका डेटा इससे डीटीओ साहब के मास्टर लॉक से लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको ऑनलाइन तरीके से, जैसे मेरा समझिए कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ये है, तो ये इस तरीके से इसमें ये किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम एम परिवहन पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी भी परिवहन के पुलिस के पदाधिकारी संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं पे वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या आरसी नंबर डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स ब्यौरा जो होता है मोटा मोटा वो आ जाता है, ठीक है। अब समझिए डीटीओ साहब ने ये कर दिया। अब डीटीओ साहब ने ये करने के बाद क्या होता है, डीटीओ साहब के इस प्रोसेस के बाद आप लोगों के घर पे बाय पोस्ट, बिहार में ये व्यवस्थाएं हैं, भारत में अन्य राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं मुझे बेहतर तरीके से नहीं पता, लेकिन बिहार में ये व्यवस्थाएं हैं कि बाय पोस्ट आपके घर पे आपका ओनर बुक का सिम कार्ड आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये वाहन स्वामी को हस्तगत किया जाता है। हस्तगत का मतलब हो गया कि उनके पास पहुंचाया जाता है बाय पोस्ट। अगर दलालों के पास है तो किसी किसी को ऐसे भी मिल जाता है, ठीक है। आप बेहतर तरीके से उम्मीद समझ रहे होंगे। जो ऑडिट विभाग की टीम ने ऑडिट किया उसमें बताया कि 543 गाड़ी से ज्यादा, 543 गाड़ी से ज्यादा उन्होंने बताया कि इसमें गलत तरीके से रजिस्टर्ड किया गया। अब इसमें हास्यास्पद बात क्या है कि जो परिवहन के पदाधिकारी, चाहे एडीटीओ हो, एमबीआई हो, डीटीओ वर्तमान हो, डीटीओ भूतपूर्व हो पटना के, उन सबों के हाथ में ही इस पूरे चोरी की जो हजारों करोड़ का हो सकता है, ठीक है, इस पूरे चोरी का देखरेख का और जांच का जिम्मा दे दिया गया। गलती तो डाटा एंट्री ऑपरेटर किया, तो इसको क्या कर दिया गया, इसमें से 4 से 5 आदमियों को क्या कर दिया गया कि वो अनुबंध पे था, सरकारी नौकर नहीं था, वो अनुबंध पे था, तो उसको निकाल दिया गया, ठीक है। और ये आदमी एडीटीओ हो गए, डीटीओ हो गए, एमबीआई हो गए, या जो भी उस जांच में थे, ठीक है, ये आज तक बचे हुए हैं और बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में नौकरी कर रहे हैं। कोई आरा में एसडीओ साहब बन के फिर बैठे हुए हैं, कोई डीटीओ साहब बन के गया बैठे हुए हैं। मैं बारी बारी से सबका नाम भी बताऊंगा अगले एपिसोड में जब वो लोग आएंगे। और किनके आईडी से बैकलॉग में जाके कितने लोगों ने वाहन 3 और 4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाया, इसका ब्यौरा भी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। अब इस बात को आप समझिए कि 543 गाड़ी तो सिर्फ बता रहे हैं, जो एजी का रिपोर्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो ऑडिटर साहब, क्योंकि हमारे पिताजी बिहार फाइनेंस में ऑडिटर थे तो मैं इसको थोड़ा बेहतर इस तरीके से समझता हूं। एजी के रिपोर्ट में जो बताया गया है वो बताया गया है 543 से ज्यादा गाड़ियों का। उन्होंने एक मोटा मोटा आंकड़ा दिया कि 543 गाड़ियों का एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि इसको आप कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियां इससे ज्यादा हैं अगर आप बोलिएगा। उन्होंने विभाग को लिखा और एक डीटीओ साहब को लिखा, एक पत्र में उन्होंने पटना डीटीओ को लिखा, बोलिएगा तो मैं इसकी जांच करूंगा, और एक पत्र चला गया परिवहन विभाग के पास। लेकिन डीटीओ पटना ने आज तक एक बार भी नहीं बोला ऑडिटर की टीम को, एजी ऑफिस को, कि भैया और आप चेक कर दीजिए। और हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, हम बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि हमने डीटीओ पटना पे ही सारा इल्जाम आएगा, हमने कैसे बिहार के गरीब जनता का पैसा लूट के चंडीगढ़ से लेके कंकड़बाग से लेके और भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में कैसे अपने खरबों की प्रॉपर्टी बनाई है, और उनके दलाल, उनके गुर्गे जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की कहानी तो लंबी है, लगातार आपको देशवा ट्रांसपोर्ट दिखा भी रहा है, चाहे मोहनिया का कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आनंद श्रीवास्तव गया का हो, या फिर मैं पटना के कंप्यूटर ऑपरेटरों का भी नाम बताऊंगा जिसका एक नेक्सस चल रहा है, नागालैंड से लेके मेघालय से लेके पटना तक, गया तक, मतलब पूरी एक टीम है, पूरी एक टीम है। उनके नाम पे कितने बेनामी संपत्ति है। और मैं फिर से कहता हूं, बिहार की गरीब जनता, आप समझिए इस बात को, ये जितना भी अगर एक गाड़ी पे एक आंकड़ा लेते हैं 2 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन में लगता है, 1000 गाड़ी हो गया। सिर्फ पटना और कार्यालय की बात मैं कर लूं तो 543 गाड़ी को ही पकड़ के चलिए ना, 543 गाड़ी और 2 लाख रुपए के हिसाब से कर दीजिए, एक आंकड़ा ले लीजिए आप,
और कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 543 गुने 2 कितना होता है। मैं आपको बता देता हूं, 1000 से ऊपर का राजस्व सिर्फ पटना डीटीओ कार्यालय ने शपथ लगाया बिहार की गरीब जनता को, बिहार सरकार को। और कार्रवाई क्या हुई इन लोगों पे, सिर्फ ये डाटा ऑपरेटर 4 हट गए, लेकिन एमबीआई साहब, असिस्टेंट डीटीओ साहब, डीटीओ साहब और उसमें सम्मिलित जितने भी लोग थे वो सब बैठे हुए हैं पटना के कार्यालय में, अभी भी वैसे ही बैठे हुए जैसे वो बैठे हुए थे। और एक मजे की बात मैं बता दूं आपको, ये सारे लोग उसी तरीके से अभी भी डील कर रहे हैं जिस तरीके से पहले डील करते थे। पटना डीटीओ ऑफिस में दलालों का बोलबाला ऐसा है, आपका एक भी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं हो सकता है। और ये फिर से मैं कहता हूं, जब तक डीटीओ का, जब तक मालिक का हाथ नहीं होता है ना सर पे, तब तक कोई ऐसे नहीं चलता है। और पटना डीटीओ ऑफिस की तो कहानी आप लोग भी जानते हैं, बहुत बड़ी है। पटना डीटीओ ऑफिस ने जो जो कारनामा आज तक किया है, पता नहीं हमारे मीडिया के साथियों ने क्यों नहीं उसको फिर दिखाया। मामला न्यायालय में होने का मतलब यह नहीं होता कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। मामला न्यायालय में होने का मतलब यह नहीं होता कि हम दर्शकों को दिखाना छोड़ दें, बताना छोड़ दें। जो चीज, जो काम हम देशवा न्यूज में रह के कर रहे हैं, देशवा ट्रांसपोर्ट में रह के धीरज परासर कर रहा है, जो आम जनता देख रही है, जो डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, वो डीटीओ साहब को दिखाई नहीं देता होगा। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। डीटीओ साहब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त है, चाहे पहले वाले डीटीओ एमबीआई हो या आगे वाले डीटीओ एमबीआई हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारे पास इसका साक्ष्य है, बिना साक्ष्य के धीरज परासर कुछ भी नहीं बोलता है। अब सोचिए ना कि बिहार के पटना में, राजधानी जो कहलाती है, यहां पे एक डीटीओ ऑफिस का मैंने लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला दिखाया। बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में वाहन 3 और 4 मानक के वाहनों का बैक रजिस्टर में जाकर जो एंट्री किया गया, उसका डेटा मैं दूंगा तो फिर से मैं कहता हूं 2000 करोड़ और 2500 करोड़ के बीच में आएगा यह आंकड़ा। 2000 और 2500 करोड़ के बीच का यह आंकड़ा है। मैंने बैठ के बहुत कुछ स्टडी किया है, बहुत कुछ दिमाग खपाया है इस पे। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में बिहार की जनता हमारा साथ दे। ऐसे ही हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही किसी को कोई जान से मारने की धमकी देगा? किसी को लग रहा है कि उसके भ्रष्टाचार का पोल धीरज परासर धीरे धीरे करके खोल रहा है, देशवा ट्रांसपोर्ट खोल रहा है। और मैं फिर से कहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों ने जो कांड किया है और बिहार के भिन्न भिन्न जिले में बैठे हुए हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपने रसूख के दम पे, अपने पैसों के दम पे इस फाइल को दबा के रखे हुए हैं। धीरज परासर और देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट किसी भी सूरत हाल में, इन 4 का तो जो हुआ वो हुआ, ये जो 4-5 बैठे हुए हैं, इनको आगे आने वाले दिनों में बेनकाब करेगा और परत दर परत हर दिन एक नया रिपोर्ट आपके लिए लेके आएगा। आप अगर चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो बिहार की गरीब जनता का पैसा है, हमारा साथ देना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा न्यूज शेयर करके बिहार के परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के पास पहुंचाइए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाइए, नीतीश जी के पास पहुंचाइए, तेजस्वी जी के पास पहुंचाइए। किस तरीके से इन्होंने इन 4-5 व्यक्तियों ने लूट के, फिर से समझिए इस बात को, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेरिफिकेशन करने वाले एमबीआई साहब जिनकी जवाबदेही बनती थी गाड़ी को फिजिकल देखना, नहीं देखा उन्होंने। अप्रूव्ड करने वाले डीटीओ साहब माल ले लिए, लेकिन इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया गलत तरीके से। गाड़ियां लगी हुई है हजारीबाग में, गाड़ियां लगी हुई है झारखंड के दुमका में, गाड़ियां लगी हुई है बोकारो में, गाड़ियां लगी हुई है मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन ट्रक पे, ट्रक का रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पे। उसके बाद फिर कार्ड प्रिंटिंग हो गया, कार्ड प्रिंट हो गया, फिर डीटीओ साहब ने अप्रूव कर दिया, मास्टर कार्ड से लॉक कर दिया, उसको ऑनलाइन हो गया और फिर आपके पास पहुंच गया। और मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे ओनर बुक रखे हुए हैं जो पटना डीटीओ ऑफिस से चुराए गए प्रिंटर के हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारा सबूत देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज के पास है, जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। इतना ही नहीं है, पटना के डीटीओ साहब अपने डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड उत्तर प्रदेश के किसी जिले में एक्टिवेट रहता है। आईपी एड्रेस और लोकेशन जो होता है ना, बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा। शरीर से नहीं होता है, दिमाग से होता है। और जिस तरीके से आपने बिहार के ट्रक मालिकों को 1-1 रुपया के लिए आप लोगों ने तरसाया है, बिहार के गाड़ी मालिकों को, और यही पटना है ना, अभी पटना में मैं खड़ा होकर शूट जब कर रहा हूं, पटना में ही आए दिन आपको ट्रैफिक पुलिस का फाइन दिखने में बनता होगा। आखिर कैमरा जब लगा हुआ है, आपके मोटरसाइकिल का फोटो जूम करने के लिए, तो जूम करने वालों को यह भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, उनको नहीं दिखता कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। और पटना डीटी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारियों को नहीं दिखता है कि भ्रष्टाचार है। क्यों नहीं दिखता है, मैं आपको बताऊंगा। उनके आंखों पे क्यों परत पड़ा हुआ है,
मोटा वाला मोटा माल जाएगा तो आंख पे पड़ेगा। और मैं फिर से कहता हूं, पटना डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए दलालों पे मेरे पास सैकड़ों फुटेज उपलब्ध है, सैकड़ों। डीटीओ साहब ने किसके नाम से बेनामी संपत्ति ली, डीटीओ साहब ने क्या किया नहीं किया, पुराने वाले डीटीओ ने क्या किया, एमबीआई ने क्या किया, अभी जो असिस्टेंट डीटीओ पहले थे जो बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं किए हैं। भैया बिना आपकी जानकारी के हो जाएगा? बिना चाशनी में हाथ दिए हुए मुंह मीठा हो जाता है? दूर से ही करते हैं कि मुंह मीठा हो जाता है? नहीं। आप सबों ने मिलकर बिहार सरकार को, बिहार की जनता को जो सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का घोटाला किया, उनके पेट पे लात मारा है ना, वो गरीबों की बद्दुआ आप लोगों को लगेगी। आप लोगों ने जिस तरीके से अकूत संपत्ति बनाई है ना, अपने स्टाफ के नाम से, अपने ड्राइवर के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से, आप ये मत भूलिए कि जब तक मैं खड़ा हूं, जब तक धीरज पराशर खड़ा है, आपके भ्रष्टाचार को मैं चलने दूं, क्योंकि मैं भी एक डूबा हुआ ट्रक मालिक हूं। और आप लोगों ने डूब के बर्बाद करके ऐसे ऐसे सैकड़ों गाड़ी मालिकों को बर्बाद किया है। आप इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में आपको 2-3 दिन बाद में बताता हूं उन पदाधिकारियों का नाम, और उस जो एक जब जांच टीम बनाई गई थी, उस जांच टीम में कौन कौन लोग थे। हंसी आएगा आपको देख के। जांच टीम में जांच करने वाले लोग वही लोग थे जिन पे ये सारा इल्जाम लगाया गया है, वही लोग थे। मतलब कहता है ना कि दूध रख दीजिए, उसकी रखवाली के लिए बिल्ली को ही वहीं बैठा दीजिए, बिल्ली के करेगा ना, वही वाला कहानी है। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट का आप सब साथ दीजिए, देशवा न्यूज का साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की मैं क्यों बात करूं, सैकड़ों कंप्यूटर ऑपरेटर जो हर जिले में बैठे हुए हैं, उनके जन्म कुंडली को खंगाल के मैं रख दूंगा। जिसने बिहार की जनता के पैसे को लूटा है, उसको हर हाल में वापस करना पड़ेगा, उसको रो रो के वापस करना पड़ेगा, हंस हंस के वापस करना पड़ेगा। भैया पैसा तो बिहार की जनता का है ना। बिहार की जनता जब जनसाधारण में ठूस ठूस के जाती है यहां से नौकरी मजदूरी करने के लिए, उसको वहां पे जो फजीहत झेलना पड़ता है, उसको जो गाली सुनना पड़ता है, ये 1000 करोड़ अगर लोगों को, युवाओं के रोजगार के लिए लगा दिया जाए, ये 2500 करोड़ अगर युवाओं के रोजगार के लिए, अगर बुजुर्गों की दवाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए लगा दिया जाए, तो फिर मजा ही कुछ होगा। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के रहते हुए यह संभव नहीं है। बिहार सरकार से देशवा न्यूज मांग करता है, बिहार सरकार से देशवा ट्रांसपोर्ट ये मांग करता है, अविलंब इन सबों की बर्खास्तगी करते हुए इनके संपत्तियों की जांच की जाए। श्रीमान, हमारे सुशासन बाबू से नम्र निवेदन है, परिवहन विभाग में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है, कृपया अविलंब बर्खास्त करते हुए इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए, इनके संपत्तियों को जब्त कीजिए और उन पैसों को बिहार की गरीब जनता के लिए लगाइए जो इन्होंने लूट के अपने घर को भरा है। ये बिहार की जनता का पैसा है। मेरा आग्रह होगा आप सबों से, बिहार की जनता से, भारत की जनता से, गाड़ी मालिकों से, ड्राइवरों से, आप बताइए कि इन पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई तो आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं इनके कार्रवाई के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ नया धमाका करते हैं पटना परिवहन कार्यालय पे ही, जांच टीम पे ही, और जिस डीटीओ के आईडी से, जिस एमबीआई के आईडी से ये पास हुआ है, उन सबों का ब्यौरा बहुत जल्द देशवा ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद।